बंगाल का योगी क्या बनेगा ममता के राजनीति का काल। अगर मैं आपसे कहूं कि बीजेपी ने बंगाल जीतने के लिए एक ऐसा दांव चला है जो ना किसी ने सोचा था ना किसी ने प्रेडिक्ट किया था और जिसे सुनकर टीएमसी के दफ्तरों में सन्नाटा छा गया, तो आप क्या कहेंगे। और अगर मैं कहूं कि वो दांव एक भगवाधारी योगी है जिसने मठ छोड़ा, आश्रम छोड़ा और सीधे उतर गया बंगाल के सबसे खतरनाक पॉलिटिकल बैटलफील्ड में, तो आज की रायगिरी में हम करेंगे वो बात जो बंगाल के पॉलिटिकल गलियारों में भूचाल लेकर आई है। आज बात होगी उत्पल महाराज की, बंगाल के उस योगी की जिसे बीजेपी ने अपना सबसे बड़ा साइकोलॉजिकल वेपन बनाया है। मैं हूं सुशील गिरीश और यह है रायगिरी। पिछले कई सालों से एक सवाल बार बार उठता रहा, टीवी स्टूडियोज में, अखबारों के एडिटोरियल रूम्स में और व्हाट्सएप ग्रुप में भी। क्या बीजेपी ममता बनर्जी को हरा सकती है? बड़ा सवाल है, सिंपल सवाल है, लेकिन जवाब कभी सिंपल था ही नहीं, क्योंकि ममता बनर्जी कोई ऑर्डिनरी पॉलिटिशियन नहीं है। उनके पास है गली गली का नेटवर्क, बूथ बूथ तक पहुंच और एक ऐसी पॉलिटिकल मशीन जो बंगाल की हर गली में सांस लेती है। तो बीजेपी के सामने चैलेंज था, ममता को काउंटर कैसे करो, उनका फेस कौन होगा, उनकी स्ट्रेटेजी क्या होगी, क्या यूपी वाला योगी एक्सपेरिमेंट बंगाल में भी काम करेगा, ये सवाल था। और बीजेपी ने इसका जवाब दिया एक ऐसे नाम से जिसे सुनकर पॉलिटिकल पंडित की भी आंखें खुली की खुली रह गई। वो नाम है उत्पल महाराज। हर बड़ी कहानी की शुरुआत एक छोटी सी जगह से होती है। उत्पल महाराज की कहानी शुरू होती है बालूर घाट से, उत्तर दिनाजपुर का एक छोटा सा कस्बा। जन्म के वक्त नाम था स्वामी जोतार में आनंद, बाद में नाम मिला उत्पल महाराज। बचपन से ही उन्होंने एक डिसीजन लिया जो ज्यादातर लोग कभी नहीं ले पाते। उन्होंने घर छोड़ा, सांसारिक जिंदगी छोड़ी और चुना संन्यास का रास्ता। पढ़ाई की, वो भी आश्रम के लिए, स्टडीज की, वो भी सेवा के लिए। 2004 में बीए कंप्लीट किया एक लोकल कॉलेज से, लेकिन असली यूनिवर्सिटी थी भारत सेवा आश्रम संघ। अब यह संघ कोई नया ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, यह कोई छोटा मोटा ग्रुप नहीं है, यह एक मैसिव हिस्टोरिक ऑर्गेनाइजेशन है जिसकी स्थापना हुई थी 1917 में। स्वामी प्रणवानंद ने इसकी स्थापना की थी। सोचे 1917, जब देश अभी आजाद भी नहीं हुआ था, जब महात्मा गांधी अभी साउथ अफ्रीका से लौटे थे, उस वक्त यह संस्था खड़ी हो चुकी थी समाज सेवा के लिए। और उत्पल महाराज ने साल 2000 में ऑफिशियली इस संघ को ज्वाइन किया। उसके बाद 25 साल की एक स्ट्रिक्टली डिसिप्लिन्ड योगी की जिंदगी। आश्रम की बड़ी बड़ी ब्रांचेस उन्होंने हैंडल की हैं। 42 से ज्यादा आश्रमों से उनका संबंध रहा है। ऑर्गेनाइजेशनल एक्सपीरियंस था, एडमिनिस्ट्रेटिव स्किल थी और सबसे बड़ी चीज लोगों का ट्रस्ट था। यह आदमी कोई नेता नहीं था, कोई पार्टी का पुराना वर्कर नहीं था, कोई एमपी एमएलए का बेटा नहीं था। यह एक योगी था, एक सन्यासी था जिसे 25 साल सिर्फ सेवा की और फिर उसने बैलेट बॉक्स को चूज किया। क्यों, वो हम थोड़ी देर में बताएंगे। पहले बीजेपी का वो मूव समझते हैं जिसने सबको चौंका दिया। 16 मार्च बीजेपी ने ऑफिशियली अनाउंस किया उत्पल महाराज कलियागंज असेंबली सीट से बीजेपी के ऑफिशियल कैंडिडेट। और इस अनाउंसमेंट ने बंगाल के पॉलिटिकल कॉरिडोर में शॉक वेव भेज दिया। क्यों? क्योंकि बीजेपी ने वो किया जो ट्रेडिशनली कोई पार्टी नहीं करती। उन्होंने जो सिटिंग एमएलए था सुमन रॉय, उसे टिकट ही नहीं दिया। एक स्टैब्लिश्ड पॉलिटिशियन जो ट्रेडिशनली बीजेपी का चेहरा था, उसे हटाकर एक योगी को उतार दिया। यह सिग्नल था पूरे बंगाल को, पूरे इंडिया को कि बीजेपी का न्यू फॉर्मूला है, रिप्लेस करो ट्रेडिशनल पॉलिटिशियंस को भगवाधारियों से। लेकिन रुकिए, कलियागंज कोई वीक सीट नहीं है, यह बीजेपी का गढ़ रहा है। पिछली बार बीजेपी यहाँ 21,000 वोट से जीती थी, लेकिन बाई इलेक्शन में टीएमसी ने क्या किया? हिंदू वोटर्स को घरों से बाहर निकलने नहीं दिया, धमकियां दी, गुंडागर्दी की और टीएमसी का कैंडिडेट जीत गया। लेकिन इस बार बीजेपी को ग्राउंड रियलिटी पता है और इस बार परमानेंटली फोर्स वहां भेजी जा रही है। जो इंटीमीडिएशन, वो गुंडागर्दी इस बार काम नहीं करेगी। तो बीजेपी ने सोचा अगर वोटर सुरक्षित है, अगर वो बाहर निकल सकते हैं, तो उन्हें एक कंपेलिंग रीजन भी देना चाहिए। एक ऐसा चेहरा जो करप्शन का सिंबल है ही नहीं, जो डायनेस्टी पॉलिटिशियन का हिस्सा नहीं है, जो किसी के दबाव में नहीं आता। और वो चेहरा मिला उत्पल महाराज में। मैं आपसे हॉनेस्टली कहता हूँ, जब मैंने पहली बार उत्पल महाराज को सुना तो मैं थोड़ी देर के लिए
शौक था। एक योगी, एक सन्यासी राजनीति में। मैंने सोचा ठीक है, सिंबॉलिक मूव होगा बीजेपी का, लेकिन जब उनकी स्टेटमेंट सुनी तो हॉनेस्टली मैं चकरा गया। यह आदमी स्टेज पर जब खड़ा होता है और बोलता है, मैं उस सिस्टम से गुस्सा हूँ और इसे चेंज करके ही छोड़ूंगा। अपीसमेंट पॉलिटिक्स को वो ओपनली चैलेंज करते हैं। वो कहते हैं हिंदुओं को सेकेंड क्लास सिटीजन बना दिया गया है बंगाल में। वो कहते हैं बंगाल में हिंदू अगर रथ यात्रा करना चाहे तो उसे पुलिस से परमिशन लेनी पड़ती है और परमिशन मिलती भी नहीं। वो कहते हैं यह हिंदुस्तान में हो रहा है, किसी पाकिस्तान में नहीं। और फिर वो स्टेटमेंट आती है जिसने मुझे परमानेंटली और पूरे बंगाल को हिला दिया। उन्होंने कहा, जब शहर जल रहा हो, जब सिटी में आग लगी हो, तो एक साधु टेंपल में चुप होकर नहीं बैठ सकता। यह एक स्टेटमेंट जिसने सीमेंट कर दिया कि बंगाल का योगी यही है। यह वही आदमी है जो जानता है कि कंफर्ट छोड़नी पड़ती है अगर चेंज लाना हो, और यही योगी आदित्यनाथ ने भी किया था। अब आप में से बहुत से लोग पूछ रहे होंगे, कंपैरिजन बहुत बड़ा है, योगी आदित्यनाथ यूपी के सीएम हैं, क्या उत्पल महाराज उनके बराबर हो सकते हैं? वैलिड क्वेश्चन है। तो आइए सिमिलरिटीज देखते हैं। पहली सिमिलरिटीज, कपड़े और लाइफस्टाइल। दोनों भगवाधारी हैं, दोनों की लाइफ स्ट्रिक्टली डिसिप्लिन्ड है, दोनों ने शादी न करने की कसम ली है, दोनों योगिक प्रिंसिपल्स को राजनीति में आने के बाद भी नहीं छोड़ा है। दूसरी सिमिलरिटीज, हिंदू एडवोकेसी। योगी आदित्यनाथ यूपी में एग्रेसिव हिंदू एडवोकेसी करते हैं और उसी पर उनका पूरा पॉलिटिकल एम्पायर खड़ा है। उत्पल महाराज वही रास्ता चल रहे हैं बंगाल में। हिंदू प्राइड, हिंदू यूनिटी, हिंदू राइट्स, ओपनली, अनएपोलॉजिकली। तीसरी सिमिलरिटीज, मैसिव फॉलोअरशिप। योगी आदित्यनाथ के पीछे करोड़ों लोग हैं। उत्पल महाराज के पीछे 25 साल की सेवा से कमाया हुआ एक विशाल समर्थन है। जो रिलीजियस लीडर होते हैं उनके पास एक अनक्वेश्चनेबल मास होता है जो उन्हें रिस्पेक्ट करती है, फॉलो करती है, ट्रस्ट करती है, और वो ट्रस्ट बैलेट में कन्वर्ट भी होता है। चौथी सिमिलरिटीज, एक्सप्लोसिव एटीट्यूड। दोनों का एटीट्यूड पॉलिश्ड नहीं है, दोनों डिप्लोमेटिक नहीं है, दोनों का एजेंडा क्रिस्टल क्लियर है। योगी आदित्यनाथ ने यूपी में कहा था, गोली मारने की नौबत आए तो जिहादियों को एक सेकंड नहीं लगाते। उत्पल महाराज बंगाल में उसी भाषा में बोल रहे हैं, वही टोन, वही फायर, वही क्लैरिटी। ब्लूप्रिंट कंप्लीटली सेम है। यूपी का एक्सपीरियंस, यूपी का एक्सपेरिमेंट बंगाल में उतारा जा रहा है और बीजेपी को भरोसा है कि यह एक्सपेरिमेंट यहाँ भी काम करेगा। लेकिन हर बड़ी कहानी में एक ट्विस्ट होता है और उत्पल महाराज की कहानी में भी ट्विस्ट आया। बीजेपी की अनाउंसमेंट के तुरंत बाद भारत सेवा आश्रम संघ, वो संस्था जिसके साथ उत्पल महाराज ने 25 साल बिताए, जिसकी ब्रांचेस उन्होंने रन की, जिसके लिए उन्होंने जीवन का हर पल दे दिया, उस संस्था ने इमरजेंसी मीटिंग बुलाई और एक लेटर जारी किया। हम उत्पल महाराज को अपनी ऑर्गेनाइजेशन से बाहर करते हैं। क्यों? क्योंकि वो कहते हैं हमारी ऑर्गेनाइजेशन नॉन पॉलिटिकल है, हम सोशल वर्क करते हैं, रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन है, पॉलिटिक्स से कोई लेना देना नहीं है। और हॉनेस्टली यह डिसीजन शायद इसलिए भी आया कि वैष्णविटीज को डर था कि कहीं उनके आश्रमों पर पत्थरबाजी न हो। प्रेशर था, फियर था, और उस प्रेशर में उन्होंने अपने ही आदमी को बाहर का रास्ता दिखा दिया। यह बड़ा दर्दनाक मोमेंट होता है जब आप जिनके लिए जीते हो, जिनके लिए 25 साल दो, वो आपको पब्लिकली रिजेक्ट कर दे। लेकिन उत्पल महाराज ने क्या किया? उन्होंने वही किया जो बड़े लोग करते हैं। उन्होंने याद दिलाया नेताजी सुभाष चंद्र बोस को। उन्होंने कहा नेताजी ने भी नेशनल ड्यूटी निभाई, स्पिरिचुअल पाथ को भी मेंटेन किया, दोनों एक साथ। योगी आदित्यनाथ ने भी यही किया और मैं भी यही करूंगा। और फिर वो स्टेटमेंट जो पूरे बंगाल में गूंज गई जब शहर जल रहा हो कि टेंपल में बैठे रहना मेरा धर्म नहीं है। ऑर्गेनाइजेशन ने बाहर किया, टीएमसी के गुंडों ने अटैक किया, अपोजिशन ने मॉक किया, लेकिन उत्पल महाराज डगमगाए नहीं। अब टीएमसी चुप तो बैठती नहीं, उन्होंने भी अपना कैंडिडेट उतारा। कलियागंज में नाम है निताई वैष्णव, और निताई साहब ने क्या किया? पहले तो बड़े शान से बोले, मैं महाराज जी की बड़ी रिस्पेक्ट करता था जब वे मठ में थे। वाओ, जब मठ में थे तब रिस्पेक्ट थी, जब लोगों के लिए लड़ने निकले तो रिस्पेक्ट खत्म। और फिर उन्होंने वो लाइन मारी जो पॉलिटिकली सबसे कमजोर थी। बोले ये योगी है ही नहीं, इन्हें तो मठ के बाहर निकाल दिया गया, तो ये योगी कहां से हो गए? यह आर्गुमेंट, इससे कमजोर आर्गुमेंट शायद ही कोई होगी, क्योंकि जनता जज नहीं करती कि सर्टिफिकेट किसे दिया, जनता देखती है
कि यह आदमी मेरे लिए लड़ रहा है या नहीं। और उत्पल महाराज क्लियरली बंगाल के हिंदुओं के लिए लड़ रहे हैं, सर्टिफाइड हो या न हो। अब मैं आपसे सबसे जरूरी बात करना चाहता हूँ, यह इलेक्शन, यह कलियागंज की एक असेंबली सीट का इलेक्शन सिर्फ एक सीट का नहीं है, यह टेस्ट है, अल्टीमेट टेस्ट है। यह टेस्ट है कि बंगाल का भविष्य क्या होगा। बीजेपी की स्ट्रैटेजी साफ है, उत्पल महाराज को कलियागंज में उतारने का मकसद सिर्फ वो सीट जीतना नहीं, मकसद है आसपास के सभी कॉन्स्टिट्यूशंस में आसपास के सभी हिंदू वोटर्स को एक्टिवेट करना, एक साइकोलॉजिकल वेव बनाना, एक मूवमेंट खड़ा करना। यह एक मैसिव साइकोलॉजिकल गेम है जो बीजेपी ने बंगाल के कैनवास पर खेला है। और यह गेम क्यों जरूरी है? क्योंकि अगर इस बार बंगाल ममता बनर्जी के हाथ में रहा तो 2029 के इलेक्शन में डेमोग्राफिक्स इस हद तक बदल सकते हैं कि वापसी मुश्किल हो जाएगी। यह बीजेपी का एनालिसिस है, यह बीजेपी का डर है और यह डर उन्हें इस एग्रेसिव स्ट्रेटेजी तक ले आया। इसलिए भगवतधारियों की पूरी एक लाइनअप उतारी गई है बंगाल में, लेकिन सबसे ऊपर, सबसे पावरफुल, सबसे इम्पैक्टफुल उत्पल महाराज, जिन्हें बीजेपी ने दे दिया है एक जिम्मेदारी, बंगाल का भविष्य तुम्हारे कंधों पर है। लेकिन अल्टीमेटली न तो उत्पल महाराज डिसाइड करेंगे, न बीजेपी डिसाइड करेगी, न टीएमसी डिसाइड करेगी, जनता डिसाइड करेगी। और जनता दुखी है, वो दुखी है पुरानी करप्शन से, वो थक गए हैं एम्प्टी प्रोमिसेस से, वो एग्जॉस्ट हो गए हैं कन्वेंशियल पॉलिटिशियन से। उन्हें चाहिए एक क्लीन फेस, एक जेन्युइन फेस, एक ऐसा आदमी जो उनके लिए लड़े। उत्पल महाराज वो डिलीवर करते हैं जो लोगों को चाहिए, हिंदू नेशनलिज्म की एक स्ट्रॉन्ग इमेज, 25 साल की ग्रॉस रूट ऑर्गेनाइजेशनल एक्सपीरियंस, 20 से 25 साल की जेन्युइन सोशल सर्विस और एक ऐसी फॉलोअरशिप जो सर्टिफिकेट नहीं देखती, जो काम देखती है। लेकिन साथ में एक दूसरा सवाल भी है, क्या बंगाल के वोटर्स इस बार गर्मी में सिलेंडर की लाइन में खड़े होने के बावजूद बाहर निकलेंगे? क्या वो कहेंगे हाँ बदलाव चाहिए, या घर में बैठकर कहेंगे जो होगा देखा जाएगा? यही असली टेस्ट है। इस वीडियो पर कमेंट सेक्शन में कुछ ऐसे लोग भी आएंगे जो कहेंगे यह मीडिया बायस्ड है, यह चैनल एक साइड लेता है, बीजेपी का एजेंट है या टीएमसी का मुंह बोला है। मेरा उनके लिए एक ही जवाब है, और यह जवाब बुरा लगने के लिए नहीं है, यह समझने के लिए है। मीडिया का काम आपको खुश करना नहीं है, आपको नाराज करना भी नहीं है। मीडिया का काम है वो फैक्ट्स आप तक पहुंचाना जो आप तक पहुंचने चाहिए। हम न बीजेपी के साथ हैं, हम न टीएमसी के साथ हैं, हम उस जनता के साथ हैं जिसे सच जानने का हक है। जो हो रहा है बंगाल में वो हम आपको बता रहे हैं, फैक्ट्स के आधार पर, ग्राउंड रियलिटीज के आधार पर, पॉसिबिलिटीज के आधार पर। और अगर आप हमसे एग्री नहीं करते तो कमेंट में जरूर लिखिए। हेल्दी डिबेट डेमोक्रेसी की जान होती है, लेकिन तथ्यों को बिना पढ़े, बिना समझे डिसमिस करना वो विजडम नहीं है। हम यहाँ हैं इसलिए कि आप इन्फॉर्म्ड रहें, एम्पावर्ड रहें और अपने वोट का, अपनी सोच का सही इस्तेमाल करें। बंगाल में एक तूफान आने वाला है। एक योगी जिसने 25 साल आश्रम में बिताए अब बैलेट बॉक्स के सामने खड़ा है। एक पार्टी जिसने ट्रेडिशनली पॉलिटिशियंस पर भरोसा किया अब भगवाधारियों पर दांव लगाया है। एक चीफ मिनिस्टर जिसने बंगाल पर दशकों से राज किया अब एक नई चैलेंज का सामना कर रही है। और एक जनता जो थकी है, जो दुखी है, जो बदलाव चाहती है, वो डिसाइड करेगी कि बंगाल किसका होगा। क्या एक मत छोड़ने वाला योगी बंगाल की हवा बदल सकता है? क्या भगवाधारियों की वो फौज ममता बनर्जी का वो हरा किला तोड़ सकती है? या जनता फिर वही करेगी जो हमेशा करती रही और कहेगी भाई बहुत गर्मी है, घर पर ही रहते हैं? यह सवाल बंगाल का नहीं है, यह सवाल पूरे हिंदुस्तान का है। क्योंकि बंगाल इस बार सिर्फ एक स्टेट नहीं है, यह एक मिरर है जो दिखाएगा कि इस देश की जनता जागी है या अभी सो रही है। मैं हूं सुशील गिरीश, यह था रायगिरी। अगर आज की बात आपके दिल तक पहुंची तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें, अपने उन दोस्तों को शेयर करें जो बंगाल की असली कहानी जानना चाहते हैं। सब्सक्राइब करें 7 टीवी भारत को, क्योंकि यहाँ होती है सिर्फ वो बात जो बाकी कोई नहीं करता। और कमेंट में बताइए क्या आपको लगता है उत्पल महाराज बंगाल बदल सकते हैं? हम पढ़ते हैं आपके कमेंट्स, हम सुनते हैं आपकी बात, क्योंकि रायगिरी सिर्फ हमारी नहीं आपकी भी है। जय हिंद।